हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि साइंस धीरे धीरे एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता है। हमें लगता है कि वैज्ञानिक अपनी पुरानी जानकारी में बस नई नई खोजें जोड़ते जाते हैं, जैसे एक इमारत में ईंट के ऊपर ईंट रखी जाती है। लेकिन 1962 में थॉमस एस कुन ने अपने फेमस किताब द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन से दुनिया की यह सोच पूरी तरह बदल दी। उन्होंने बताया कि साइंस का विकास कभी भी शांति से और सीधे तरीके से नहीं होता। कुन के अनुसार वैज्ञानिक अपना ज्यादातर समय एक तय और पक्के नियम के अंदर रहकर काम करने में बिताते हैं। इस रोज के काम को वे नॉर्मल साइंस कहते हैं और इस तय नियम या काम करने के पुराने तरीके को पैराडाइम कहा जाता है। जब तक सब कुछ ठीक चलता है, वैज्ञानिक इसी पुराने मॉडल यानी पैराडाइम का इस्तेमाल करके नई पहेलियां सुलझाते रहते हैं। लेकिन कभी कभी नेचर में कुछ ऐसी अजीब गड़बड़ सामने आ जाती हैं, कुछ एनोमलीज, जिन्हें यह पुराना मॉडल बिल्कुल नहीं सुलझा पाता। जब ऐसे उलझनें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो साइंस में एक बड़ा संकट, एक बड़ी क्राइसिस पैदा हो जाती है। इस भारी संकट से बाहर निकलने के लिए वैज्ञानिक पुरानी सोच में सुधार नहीं करते, बल्कि वे उसे पूरी तरह तोड़कर एकदम नया मॉडल, एक न्यू पैराडाइम अपना लेते हैं। पुरानी सोच को छोड़कर नई सोच अपनाने के इसी बड़े और अचानक होने वाले बदलाव को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन या वैज्ञानिक क्रांति कहा जाता है। जैसे ही यह क्रांति पूरी होती है, वैज्ञानिकों के लिए दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। थॉमस कुन की यह किताब हमें यही सिखाती है कि साइंस सिर्फ सच्चाई को जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह पुरानी मान्यताओं यानी ओल्ड बिलीफ्स को खत्म करके एक बिल्कुल नए चश्मे से दुनिया को देखने का तरीका है। तो आइए इस शानदार किताब को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं सिलेबस विद रोहित। अगर हम इतिहास को सिर्फ तारीखों का डिब्बा न माने तो यह विज्ञान को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। अभी हम विज्ञान को सिर्फ उन किताबों से समझते हैं जो हमें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये किताबें एक टूरिस्ट ब्रोशर की तरह होती हैं, एक टूरिस्ट बुक की तरह, जो असली तस्वीर नहीं दिखाती। ये हमें बताती हैं कि साइंस सिर्फ कुछ फैक्ट्स, लॉज और थियरीज का एक ढेर है। विज्ञान सिर्फ कुछ तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों का एक ढेर है। हमें लगता है कि वैज्ञानिक बस इस ढेर में नई नई चीजें जोड़ते रहते हैं, जिसे हम धीरे धीरे जमा होना कहते हैं। लेकिन जब इतिहासकार पुरानी खोजों को गहराई से पढ़ते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि कोई चीज पक्के तौर पर कब खोजी गई। पुराने समय के विचार आज के हिसाब से गलत लग सकते हैं, पर वो उस समय के लिए पूरी तरह वैज्ञानिक थे। इसका मतलब है कि विज्ञान सिर्फ पुरानी चीजों पर नई चीजें रखकर आगे नहीं बढ़ता। इसलिए इतिहासकार अब पुराने विज्ञान को आज के चश्मे से देखने के बजाय उसी समय के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। असल में कोई भी वैज्ञानिक बिना किसी पुरानी समझ या विश्वास के काम नहीं कर सकता। उसे पढ़ाई के दौरान एक तय तरीका, एक सेट मेथड सिखाया जाता है। इसी तय तरीके से होने वाले रोज के काम को हम नॉर्मल साइंस या सामान्य विज्ञान कहते हैं। इसमें वैज्ञानिक नेचर को अपने सीखे हुए खांचे में, अपने सीखे हुए बॉक्सेस में फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई नई मुश्किल या गड़बड़ी या एनोमली सामने आ जाती है जो पुरानी समझ से सॉल्व नहीं होती। जब ऐसा बार बार होता है तो पुरानी सोच फेल होने लगती है और
एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। इसे ही हम साइंटिफिक रिवॉल्यूशन या वैज्ञानिक क्रांति कहते हैं। कोपरनिकस, न्यूटन या आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों के समय जो बड़े बदलाव हुए वो इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इन क्रांतियों में एक पुरानी सोच को हटाकर, एक ओल्ड थियोरी को हटाकर एक एकदम नई सोच को अपनाया गया। इससे वैज्ञानिकों के काम करने का और दुनिया को देखने का तरीका ही बदल गया। ऑक्सीजन या एक्सरे जैसी नई खोजें सिर्फ विज्ञान में एक नया फैक्ट नहीं जोड़ती, बल्कि वे विज्ञान की पूरी पुरानी समझ को भी बदल देती हैं। नॉर्मल साइंस का मतलब है ऐसा रिसर्च जो पुरानी बड़ी सफलताओं पर टिका हो। आज हमें ये बातें विज्ञान की किताबों से पता चलती हैं। पहले के समय में एरिस्टोटल या न्यूटन की फेमस किताबें यही काम करती थीं। इन किताबों में दो खास बातें थी। पहला, इनका काम इतना नया और बेहतरीन था कि इसने दूसरे वैज्ञानिकों को अपनी तरफ खींच लिया। दूसरा, इसमें आगे काम करने के लिए कई अनसुलझे सवाल बाकी थे। ऐसी सफलताओं को हम पैराडाइम या एक मॉडल कहते हैं। पैराडाइम के कारण ही वैज्ञानिकों का एक कम्युनिटी बनती है। जब सब एक ही मॉडल से सीखते हैं तो वो फंडामेंटल्स पर आपस में बहस नहीं करते। लेकिन किसी भी विज्ञान की शुरुआत हमेशा ऐसी नहीं होती। पैराडाइम मिलने से पहले के समय में वैज्ञानिकों के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। काम करने का कोई एक पक्का नियम नहीं होता। जैसे न्यूटन से पहले लाइट को लेकर कई अलग अलग राय थीं। 18th सेंचुरी में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी ऐसा ही था। हर कोई अपनी शुरुआत एकदम जीरो से करता था। ऐसे में जानकारी इकट्ठा करना बिना किसी दिशा के, बिना किसी डायरेक्शन के एकदम रैंडम होता था। बिना किसी पक्की थियरी के सिर्फ फैक्ट्स जमा करने से बहुत कंफ्यूजन पैदा होती है। हर कोई एक ही चीज को अलग अलग तरीके से समझता है। लेकिन धीरे धीरे इन कई ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप जीत जाता है। यह अक्सर तब होता है जब कोई ग्रुप किसी खास उलझन को, किसी खास एनोमली को सुलझा लेता है। जैसे 1740 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी को लेकर चल रहे कई सवालों के जवाब दिए। उनकी थियरी हर चीज को सही साबित नहीं करती थी, लेकिन वह दूसरों से बहुत बेहतर थी। इसलिए उसे एक नए पैराडाइम के रूप में मान लिया गया। जब किसी थियरी को पैराडाइम मान लिया जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। वैज्ञानिक अब फंडामेंटल्स पर, यानी बुनियादी बातों पर बहस करना बंद कर देते हैं। उन्हें भरोसा हो जाता है कि वो सही रास्ते पर हैं। अब वे अपना पूरा ध्यान और समय नई और गहरी रिसर्च में लगाते हैं। वे स्पेशल इक्विपमेंट बनाते हैं और फोकस के साथ काम करते हैं। इससे रिसर्च का काम बहुत इफेक्टिव यानी असरदार हो जाता है। जब किसी विज्ञान में एक नया मॉडल आता है, एक नया पैराडाइम आता है, तो पुरानी सोच वाले ग्रुप्स खत्म हो जाते हैं। जो लोग इसे नहीं मानते वे या तो अकेले पड़ जाते हैं या फिलॉसफी में चले जाते हैं। इस नए पैराडाइम के, इस नए मॉडल के आने से विज्ञान एक पक्का प्रोफेशन बन जाता है। इसके बाद वैज्ञानिकों की अपनी खास जर्नल्स और सोसाइटीज बनने लगती हैं। अब वैज्ञानिक आम लोगों के लिए आसान किताबें नहीं लिखते। इसकी जगह वे सिर्फ अपने साथियों के लिए छोटे और मुश्किल रिसर्च पेपर लिखते हैं जिन्हें आम इंसान नहीं समझ सकता। 18वीं सदी के आखिर तक इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की पढ़ाई भी ऐसे ही एक असली विज्ञान बन गई थी। अब सवाल यह है कि एक मॉडल, एक पैराडाइम मिलने के बाद वैज्ञानिक क्या करते हैं। शुरुआत में कोई भी मॉडल पूरी तरह पक्का या साफ नहीं होता। यह सिर्फ कामयाबी का एक वादा होता है, प्रॉमिस ऑफ सक्सेस होता है।
इस वादे को पूरा करने के लिए जो रोज का काम होता है उसे हम नॉर्मल साइंस कहते हैं। इसे आप साफ सफाई या बची हुई कमियों को दूर करने वाला काम कह सकते हैं। इसमें वैज्ञानिक नेचर को अपने पुराने सीखे हुए खांचे में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद नई चीजें खोजना नहीं होता, बल्कि जो थियरी पहले से मौजूद है उसे और गहराई से समझना होता है। नॉर्मल साइंस में जानकारी या फैक्ट्स जमा करने के 3 मेन तरीके होते हैं। पहला तरीका उन फैक्ट्स को खोजना है जिन्हें मॉडल बहुत जरूरी मानता है। इसके लिए वैज्ञानिक बहुत महंगे और बड़े उपकरण, स्पेशल एपरेटस बनाते हैं ताकि जानकारी एकदम सटीक मिले, एकदम एक्यूरेट। दूसरा तरीका उन फैक्ट्स पर काम करना है जो सीधे थियरी की प्रेडिक्शन से मेल खाते हों। इसमें वैज्ञानिक यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि नेचर और उनकी थियरी दोनों एक जैसी ही बात कह रहे हैं। तीसरा सबसे जरूरी तरीका है थियरी की बची हुई उलझनों को सुलझाना। इसमें वैज्ञानिक फिजिकल कांस्टेंट्स जैसे ग्रेविटी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। बिना किसी पक्के मॉडल के ऐसी डीप रिसर्च कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। एक मॉडल या पैराडाइम को मजबूत बनाने के लिए वैज्ञानिक सिर्फ कांस्टेंट्स ही नहीं निकालते, बल्कि क्वांटिटेटिव लॉज भी खोजते हैं, मात्रा वाले नियम। बॉयल का नियम या बॉयल्स लॉ या कूलम का लॉ इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये नियम सिर्फ रैंडम मेजरमेंट से मिल गए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना किसी पुरानी थियरी के ये नियम खोजना नामुमकिन था। कूलम अपना खास सेपरेटस तभी बना पाए जब उन्हें पहले से पता था कि उन्हें किस तरह के फोर्स को मेजर करना है। कभी कभी पुराने थियरी इतने सटीक होते हैं कि इक्विपमेंट बनने से सालों पहले ही नियम का सही अंदाजा लगा लिया जाता है। फिर तीसरे तरह के एक्सपेरिमेंट्स नई जगहों पर मॉडल को लागू करने के लिए होते हैं। जब कोई थियरी किसी नई चीज पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती, तो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करके सही रास्ता चुनते हैं। जैसे हीट के पुराने थियरी को कंप्रेशन पर कैसे लागू किया जाए। इसके लिए कई एक्सपेरिमेंट हुए। ये सारे एक्सपेरिमेंट उसी पुराने मॉडल की मदद से सोचे और समझे गए थे। अब बात करते हैं थियरी की। नॉर्मल साइंस में कागजी या थ्योरेटिकल वर्क भी एक्सपेरिमेंट्स जैसा ही होता है। वैज्ञानिक पुरानी थियरी का इस्तेमाल करके सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं करते, बल्कि उसे सुधारते हैं ताकि वह एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से एकदम एक्यूरेट मेल खाएं। न्यूटन की किताब बहुत शानदार थी, लेकिन इसे रोज की चीजों पर लगाना मुश्किल था। न्यूटन के नियम आसमान के प्लैनेट्स के लिए तो ठीक थे, पर हवा की रुकावट यानी एयर रेजिस्टेंस या ग्रहों के आपसी खिंचाव यानी ग्रेविटी की वजह से वे हमेशा एकदम सटीक नहीं बैठते थे। इसलिए बाद के कई मैथमेटिशियंस ने न्यूटन के थियरी को और पक्का करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने ऐसा मैथ बनाया जिससे थियरी और असल एक्सपेरिमेंट्स में बेहतर मैच बन सके। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने पुराने थियरीज को दोबारा आसान और साफ तरीके से लिखा ताकि उन्हें नई प्रॉब्लम्स पर आसानी से लगाया जा सके। यह काम सिर्फ कागजी यानी थ्योरेटिकल नहीं था, बल्कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी शामिल थे। तो कुल मिलाकर नॉर्मल साइंस के 3 मेन काम होते हैं। जरूरी फैक्ट्स खोजना, फैक्ट्स और थियरी का मिलान करना और थियरी को और साफ बनाना। दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक भी अपना ज्यादातर समय इन्हीं 3 कामों में लगाते हैं। जब तक वे इस
तय रास्ते या मॉडल पर चलते हैं, तब तक ही वे उस विज्ञान का हिस्सा कहलाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बहुत ही अलग और अनोखी मुश्किलें आ जाती हैं। इन मुश्किलों से ही विज्ञान में बड़े बदलाव या रिवॉल्यूशंस या क्रांतियां शुरू होती हैं। नॉर्मल साइंस का सबसे बड़ा सच यह है कि इसमें कोई नई चीज खोजने की कोशिश नहीं की जाती। ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट क्या होगा यह वैज्ञानिक को पहले से ही पता होता है। अगर कोई वैज्ञानिक वह तय नतीजा, वह तय रिजल्ट नहीं ला पाता तो यह उसकी हार मानी जाती है, नेचर की नहीं। फिर भी वैज्ञानिक इस काम में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे कोई बहुत जरूरी जानकारी खोजना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह एक पहेली सुलझाने जैसा है। वैज्ञानिक का मजा इस बात में है कि वह अपनी कला और दिमाग का इस्तेमाल करके उस पक्के नतीजे, उस एंटीसिपेटेड रिजल्ट तक एक नए तरीके से कैसे पहुंचता है। किसी भी पहेली की खासियत यह होती है कि उसका कोई ना कोई पक्का हल, एश्योर्ड सॉल्यूशन जरूर होता है। कैंसर का इलाज या दुनिया में शांति लाना जैसी बड़ी मुश्किलें पहेली नहीं है, क्योंकि शायद उनका कोई पक्का सॉल्यूशन ही ना हो। नॉर्मल साइंस भी सिर्फ उन्हीं सवालों को चुनता है जिनका हल निकल सकता है, जिसका सॉल्यूशन निकल सकता है। इसीलिए यह विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ता है। वैज्ञानिक को लगता है कि अगर वह होशियार है तो वह उस पहेली को सुलझा लेगा जिसे पहले किसी ने नहीं सुलझाया है। एक पहेली होने के लिए सिर्फ सॉल्यूशन होना काफी नहीं है, बल्कि इसे सुलझाने के कुछ पक्के रूल्स भी होने चाहिए। जैसे जिगसॉ पहेली में आप टुकड़ों को काटकर या जबरदस्ती नहीं जोड़ सकते, आपको उन्हें सही खांचे में ही फिट करना होता है। साइंस में भी ऐसे ही नियम होते हैं। अगर कोई वैज्ञानिक किसी इंस्ट्रूमेंट से कुछ नापता है, किसी मशीन से कुछ नापता है, तो उसे साबित करना होता है कि वह पुराने थियरी के हिसाब से सही है। 18वीं सदी में जब न्यूटन के नियम चांद की चाल पर सटीक नहीं बैठे, तो वैज्ञानिकों ने नियम नहीं बदले। उन्होंने पुरानी थियरी को ही मानकर उस उलझन को सुलझाने की कोशिश की। अगर वे नियम बदल देते तो वह पुरानी पहेली का हल नहीं, बल्कि एकदम नया खेल बन जाता, एक नया पजल। विज्ञान में काम करने के कई नियम होते हैं। सबसे पहले होते हैं पक्की थियरीज, पक्के सिद्धांत और नियम, जो बताते हैं कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। दूसरे होते हैं मशीनों को सही तरीके से इस्तेमाल करने के नियम। तीसरे होते हैं दुनिया को देखने के नियम। जैसे 17वीं सदी के बाद ज्यादातर वैज्ञानिकों ने मान लिया था कि दुनिया छोटे कणों से बनी है और सब कुछ इन्हीं कणों के घूमने से होता है। आखिर में हर वैज्ञानिक का यह पक्का इरादा होता है कि उसे दुनिया को और गहराई से समझना है। इन्हीं नियमों की वजह से वैज्ञानिक बिना भटके अपना काम कर पाते हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये सारे नियम एक बड़े मॉडल या पैराडाइम से आते हैं। कई बार कोई पक्का नियम न होने पर भी यह मॉडल ही वैज्ञानिकों को सही रास्ता दिखाता है। इतिहासकार किसी भी विज्ञान के मॉडल या पैराडाइम को आसानी से पहचान सकते हैं। यह उन्हें विज्ञान की किताबों और लैब के कामों में साफ दिख जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों के काम करने के पक्के नियम खोजना बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिक इस बात पर तो राजी होते हैं कि न्यूटन या आइंस्टीन का मॉडल सही है, पर वे किसी एक पक्के नियम को लेकर एक मत नहीं होते। इसका सीधा मतलब है कि बिना पक्के नियमों के भी एक मॉडल रिसर्च को सही रास्ता दिखा सकता है।
इसे समझने के लिए गेम शब्द का एग्जाम्पल लेते हैं। हर गेम के नियम अलग होते हैं, फिर भी हम उन्हें देखकर पहचान लेते हैं कि यह एक गेम है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन सब में एक जैसी झलक होती है। विज्ञान में भी एकदम ऐसा ही होता है। वैज्ञानिक किसी एक पक्के नियम की लिस्ट रट कर काम नहीं करते। वे बस अपने पुराने सक्सेसफुल मॉडल्स को देखकर और उनकी नकल करके अपना काम सीखते हैं। ऐसा क्यों है कि नियमों से ज्यादा मॉडल या पैराडाइम जरूरी है? इसके 4 मेन रीजंस हैं, 4 मुख्य कारण हैं। पहला, विज्ञान के सटीक रूल्स खोजना बहुत मुश्किल है। दूसरा, विज्ञान की पढ़ाई का तरीका, कोई भी छात्र सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट थियरी नहीं पढ़ता, वह इन्हें असली मुश्किलों को सुलझा कर सीखता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर कर सीखता है। वह फोर्स या मास जैसी चीजों को रटता नहीं है, बल्कि उनका असली इस्तेमाल करना सीखता है। तीसरा कारण यह है कि वैज्ञानिक नियमों पर तभी बहस करते हैं जब उनका पुराना मॉडल फेल होने लगता है या कोई बड़ी क्रांति आने वाली होती है। जब तक सब सही चल रहा होता है, तब तक कोई नियमों की परवाह नहीं करता। चौथा कारण यह है कि विज्ञान बहुत से छोटे छोटे हिस्सों में बटा है। एक ही थियरी अलग अलग वैज्ञानिकों के लिए अलग मतलब रख सकती है। जैसे हीलियम के एक कण को एक केमिस्ट एक एटम या मॉलिक्यूल मानता है, लेकिन एक फिजिसिस्ट उसे मॉलिक्यूल नहीं मानता। दोनों अपनी अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से सही हैं। इसलिए अगर साइंस के किसी एक छोटे हिस्से में बड़ा बदलाव आता है, तो जरूरी नहीं कि उससे पूरे विज्ञान की दुनिया बदल जाए। नॉर्मल साइंस का काम नई चीजें खोजना नहीं होता, फिर भी साइंस में बड़े बड़े अजूबे सामने आते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वैज्ञानिक एक तय नियम के साथ काम करते हैं, तो अगर कुछ भी अलग या अजीब होता है, कोई एनॉमली होती है, तो वो तुरंत उसकी नजर में आ जाती है। कोई भी बड़ी खोज अचानक नहीं होती। इसकी शुरुआत तब होती है जब वैज्ञानिक को लगता है कि कुछ गड़बड़ है या नेचर उनकी उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं कर रही। इसके बाद वे उस गड़बड़ी को गहराई से समझते हैं। खोज तब पूरी होती है जब पुराने थियरी को इस तरह बदल दिया जाए कि वह नई चीज एकदम नॉर्मल लगने लगे। ऑक्सीजन की खोज इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यह बताना बहुत मुश्किल है कि ऑक्सीजन की खोज किसने और कब की। क्या यह 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी या 1777 में एंटोनी लेवोसिए ने? सच तो यह है कि कोई भी नई खोज सिर्फ एक पल की घटना नहीं होती, यह एक लंबी प्रोसेस होती है। लेवोसियर ने सिर्फ एक नई गैस नहीं खोजी थी, बल्कि उन्होंने केमिस्ट्री के पूरे पुराने मॉडल को बदल कर रख दिया था। इस बदलाव के बिना ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं था। एक्सरेज की खोज भी कुछ ऐसी ही थी। 1895 में जब विल्हेम रॉन्टगन ने एक्सरे देखा, तो यह कोई सोची समझी खोज नहीं, बल्कि एक एक्सीडेंट था, एक हादसा था। एक्सरे ने पुराने थियरीज को गलत तो साबित नहीं किया, लेकिन इसने वैज्ञानिकों को बहुत बड़ा झटका दिया। क्यों? क्योंकि अगर एक्सरे सच था, तो इसका मतलब था कि पुरानी कई मशीनें और एक्सपेरिमेंट्स गलत हो सकते थे। वैज्ञानिकों को यह मानना पड़ा कि उनके काम करने के पुराने तरीके एकदम सटीक नहीं थे और अब उन्हें हर चीज पर फिर से सोचना होगा। चाहे ऑक्सीजन हो या एक्सरे, हर नई खोज विज्ञान के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देती है। वैज्ञानिक जब कोई खास मशीन या तरीका इस्तेमाल करते हैं,
तो वे मानकर चलते हैं कि सिर्फ एक तय तरीके का नतीजा ही मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही मिलेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो सिर्फ पुरानी सोच नहीं टूटती, बल्कि पूरा का पूरा पुराना मॉडल बदल जाता है। इसी से विज्ञान नई दिशाओं में आगे बढ़ता है। हमारी आखिरी खोज लेडेंजार है। यह खोज एक थियरी के आधार पर शुरू हुई थी। उस समय बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कोई एक पक्का मॉडल नहीं था, कोई एक पक्का पैराडाइम नहीं था। कुछ वैज्ञानिकों को लगता था कि बिजली एक फ्लूइड है, एक तरल है। उन्होंने इसे एक पानी भरे कांच के ग्लास जार में भरने की कोशिश की। ऐसा करते हुए उन्हें जोरदार झटका लगा। यह खोज किसी एक पल में नहीं हुई। धीरे धीरे वैज्ञानिकों को समझ आया कि जार को अंदर और बाहर दोनों तरफ से कोटिंग की जरूरत होती है। असल में इसके अंदर कोई फ्लूइड, कोई तरल जमा नहीं हो रहा था। इन लगातार एक्सपेरिमेंट्स ने पुराने थियरीज को पूरी तरह बदल दिया और इसके बाद बिजली का एक नया पक्का मॉडल या पैराडाइम सामने आया। कोई भी नई खोज कैसे होती है, इसे ताश के पत्तों के एक मनोवैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट से, एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसमें लोगों को कुछ सेकंड के लिए ताश के पत्ते दिखाए गए, प्लेइंग कार्ड्स दिखाए गए। इनमें से कुछ पत्ते अजीब थे, जैसे रेड 6 ऑफ स्पेड्स, हुक्म का लाल 6। शुरू में लोगों ने इन्हें नॉर्मल कार्ड्स ही मान लिया, क्योंकि उनका दिमाग उसी की उम्मीद कर रहा था। लेकिन जब उन्हें ये अजीब पत्ते ज्यादा देर तक दिखाए गए तो वे उलझन में पड़ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आ गया कि पत्तों में कुछ गड़बड़ है, कुछ एनॉमली है। पर 10% लोग इस बदलाव को बिल्कुल नहीं समझ पाए और बुरी तरह परेशान हो गए। विज्ञान में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। नई चीजें आसानी से सामने नहीं आती, बल्कि पुरानी सोच उनका कड़ा विरोध करती है, रेजिस्टेंस करती है। जब वैज्ञानिक काम करते हैं तो वे सिर्फ अपनी उम्मीदों के हिसाब से ही नतीजे देखते हैं, लेकिन जब वे किसी पक्की गड़बड़, किसी पक्की एनॉमली को देखते हैं, तब उनका पुराना नजरिया बदलने लगता है। नॉर्मल साइंस के नियम बहुत सख्त होते हैं, बहुत रिजिड, और इसका काम बहुत सटीक होता है, बहुत प्रिसाइज। इसी सटीक तरीके के कारण अगर थ्योरी से कुछ भी थोड़ा सा अलग होता है तो वह तुरंत पकड़ में आ जाता है। बदलाव का विरोध करना, रेजिस्टेंस टू चेंज, विज्ञान के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे यह पक्का होता है कि वैज्ञानिक आसानी से अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे। वे अपने पुराने मॉडल को तभी छोड़ेंगे जब कोई बहुत बड़ी और पक्की गड़बड़ सामने आएगी। जब विज्ञान में कोई नई खोज होती है तो वह न सिर्फ पुरानी बातों को सही करती है, बल्कि पुराने विश्वासों और तरीकों को तोड़कर एक नया मॉडल, एक नया पैराडाइम भी बनाती है। लेकिन विज्ञान में सिर्फ नई खोजों से ही बदलाव नहीं आता। कई बार पुराने थियरीज की जगह एकदम नई थियरी बन जाती है। कोपरनिकस, न्यूटन या आइंस्टीन के समय में ऐसे ही बड़े बदलाव हुए। ये नई थियरी तब आती है जब पुरानी थियरी काम करना बंद कर देती है और वैज्ञानिकों में एक बड़ा संकट आ जाता है। जब नॉर्मल साइंस पुरानी पहेलियों को सुलझाने में बार बार फेल होती है तो वैज्ञानिकों में बेचैनी बढ़ने लगती है। आइए इसे कोपरनिकस के एग्जाम्पल से समझें। उनके समय से पहले टॉलेमी का सिस्टम प्लैनेट्स और स्टार्स की चाल बताने में, ग्रहों और तारों की चाल बताने में सबसे अच्छा माना जाता था। लेकिन यह सिस्टम कभी भी 100% सटीक नहीं था। वैज्ञानिक हर बार कोई न कोई नई ट्रिक लगाकर इसे सही साबित करने की कोशिश करते थे, पर समय के साथ वह इतना कॉम्प्लेक्स हो गया
कि एक गलती ठीक करने पर दूसरी जगह गलती निकल आती थी। 16वीं सदी तक आते आते यह साफ हो गया कि पुराना सिस्टम फेल हो चुका है। इसी संकट ने, इसी क्राइसिस ने कोपरनिकस को एक नया मॉडल, एक नया पैराडाइम खोजने पर मजबूर किया। लेवोजियर की ऑक्सीजन थियरी भी ऐसे ही एक संकट का नतीजा थी। 18वीं सदी में फ्लोजिस्टन थियरी से केमिस्ट्री चलती थी, लेकिन जब गैसों पर नए एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पुरानी थियरी काम नहीं आई। साथ ही जब यह देखा गया कि कुछ मेटल्स को जलाने पर उनका वजन कम होने के बजाय बढ़ जाता है, तो पुरानी थियरी पूरी तरह फेल हो गई। इसके बाद वैज्ञानिकों ने फ्लोजिस्टन थियरी के इतने अलग अलग रूप बना दिए कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि असली थियरी क्या है। इसे उलझन या संकट या क्राइसिस ने ऑक्सीजन थियरी के लिए रास्ता बनाया। आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आना भी ऐसा ही था। 19वीं सदी के आखिर में मैक्सवेल की थियरी ने ईथर और लाइट की चाल को लेकर बहुत सी उलझनें पैदा करती थी। वैज्ञानिक ईथर की चाल को नापने की कोशिश में बार बार फेल हो रहे थे। इन सब के कारण एक बड़ा संकट पैदा हुआ, जिसके जवाब में आइंस्टीन ने अपनी नई थियरी दुनिया के सामने रखी। इन तीनों एग्जाम्पल से एक बात साफ है कि नई थियरी हमेशा पुराने थियरी के बार बार फेल होने के बाद ही आती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार नए विचारों की झलक बहुत पहले ही मिल जाती है। जैसे कोपरनिकस से बहुत पहले एरिस्टार्चस ने कहा था कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, लेकिन तब साइंस में कोई संकट नहीं था, इसलिए किसी ने उन विचारों पर भी ध्यान नहीं दिया। वैज्ञानिक तब तक अपने पुराने औजारों को नहीं बदलते जब तक कि काम पूरी तरह ठप न हो जाए। संकट असल में वह अलार्म है जो बताता है कि अब पुराने औजार बदलने का समय आ गया है। जब साइंस में कोई संकट आता है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? सबसे जरूरी बात यह है कि वे कभी भी अपने पुराने मॉडल को तुरंत नहीं छोड़ते। वे नेचर में दिखने वाली किसी भी गड़बड़ को अपने थियरी के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मानते। वैज्ञानिक किसी भी थियरी को तब तक गलत नहीं मानते जब तक कि उसकी जगह लेने के लिए कोई नई और बेहतर थियरी तैयार न हो। किसी पुराने मॉडल को छोड़ने का मतलब ही यही है कि आप एक नए मॉडल को अपना रहे हैं। जो इंसान बिना नई थियरी के पुराने थियरी को नकारते, वह असल में साइंस को ही नकार रहा है। ऐसे इंसान को लोग उस खराब बढ़ई की तरह मानेंगे, उस खराब कारपेंटर की तरह जो अपने औजारों में कमी निकालता है। नॉर्मल साइंस में हर रोज कोई न कोई छोटी मोटी गड़बड़ सामने आती ही रहती है। वैज्ञानिक हर गड़बड़ के पीछे नहीं भाग सकते, वरना वे कभी कोई काम पूरा नहीं कर पाएंगे। वे ज्यादातर उलझनों को सुलझाने के लिए इंतजार करते हैं। जैसे न्यूटन के समय में चांद की चाल को लेकर एक बड़ी उलझन थी, लेकिन 60 साल बाद पता चला कि थियरी सही थी, बस मैथ में गलती थी। इसका मतलब है कि कोई भी गड़बड़ सिर्फ इसलिए संकट, इसलिए क्राइसिस नहीं बन जाती क्योंकि वह पुरानी थियरी से मेल नहीं खा रही। तो फिर कोई गड़बड़, कोई एनोमली एक बड़ा संकट कब बनती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, जब कोई गड़बड़ थियरी की सबसे बुनियादी यानी फंडामेंटल और पक्की बात पर ही सवाल उठा दे। दूसरा, जब उस गड़बड़ का असर किसी बहुत जरूरी और रोज के काम पर पड़ने लगे, जैसे कोपरनिकस के समय में कैलेंडर बनाने में। तीसरा,
जब वैज्ञानिक सालों साल उस गड़बड़ को ठीक करने में लगे रहें और फिर भी वो ठीक न हो तो उनकी बेचैनी बढ़ने लगती है। जब ऐसा होता है तो पूरा वैज्ञानिक जगत उस अकेली गड़बड़ पर अपना ध्यान लगा देता है। वैज्ञानिक उसे सुलझाने के लिए पुराने मॉडल के नियमों में छोटे मोटे बदलाव करने लगते हैं। जल्द ही हर वैज्ञानिक की अपनी एक अलग थियरी बन जाती है और असली पुराना मॉडल क्या था वह धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। इस समय विज्ञान की हालत एकदम शुरुआती दौर जैसी हो जाती है, प्री पैराडाइम पीरियड जैसी, जहां कोई एक पक्का नियम नहीं होता। महान वैज्ञानिक जैसे कोपरनिकस और आइंस्टीन ने इस संकट के समय को ऐसा बताया जैसे कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। कोई भी संकट सिर्फ 3 तरीकों से खत्म होता है। पहला, वैज्ञानिक अपने पुराने मॉडल और नियमों से ही उस उलझन को सुलझा ले। दूसरा, वैज्ञानिक मान ले कि आज की तकनीक, आज के टूल से इसे सुलझाना मुमकिन नहीं है और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दें, फ्यूचर जनरेशंस के लिए छोड़ दें। और तीसरा, उस संकट से एक बिल्कुल नया मॉडल, एक न्यू पैराडाइम निकलकर सामने आए और पुराने को हमेशा के लिए खत्म कर दे। हम आगे इसी तीसरे तरीके को गहराई से समझेंगे। जब विज्ञान में एक पुराना मॉडल फेल होता है और एक नया मॉडल आता है तो यह कोई सीधा या आसान काम नहीं होता। यह वैसा नहीं है कि आपने पुरानी नींव पर एक नई ईंट रख दी, बल्कि यह विज्ञान की पूरी दुनिया को शुरू से दोबारा बनाने जैसा है। जब यह बदलाव पूरा होता है तो वैज्ञानिकों के काम करने का तरीका और उनका लक्ष्य पूरी तरह बदल चुका होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी ने वही पुरानी चीजें ली, लेकिन उन्हें एक नए सांचे, एक नए फ्रेमवर्क में डालकर कुछ एकदम नया बना दिया। यह वैसा ही है जैसे एक तस्वीर जो पहले चिड़िया जैसी दिख रही थी अचानक से किसी हिरण जैसे दिखने लगे। लेकिन यह नया मॉडल, यह न्यू पैराडाइम आता कैसे है? कई बार यह तब आ जाता है जब संकट, जब क्राइसिस बहुत छोटी होती है या लोगों को इसका ठीक से पता भी नहीं होता। जैसे लेबोजिया या थॉमस यंग ने अपने नए विचार तभी सोच लिए थे जब पुरानी थ्योरी में बस छोटी मोटी दरारें ही दिखनी शुरू हुई थी। लेकिन कोपरनिकस या आइंस्टीन के मामलों में पुरानी थ्योरी के फेल होने और नई थ्योरी के आने के बीच काफी लंबा समय लगा। जब ऐसा होता है तो वैज्ञानिक एक बहुत ही अलग तरह की रिसर्च करने लगते हैं। इस अलग तरह की रिसर्च में वैज्ञानिक उस गड़बड़ को पकड़कर उसे और बड़ा और साफ करने की कोशिश करते हैं। वे पुरानी थ्योरी के नियमों को उनकी आखिरी हद तक खींच कर देखते हैं कि वो कहां जाकर टूटते हैं। इस समय वैज्ञानिक वैसे ही काम करते हैं जैसे हम आमतौर पर फिल्मों में देखते हैं। वे बिना किसी पक्के नियम के अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या होता है। वे कई तरह की अटकलें यानी स्पेकुलेटिव थियरीज लगाते हैं जिन्हें बाद में आसानी से छोड़ा जा सके। संकट के समय में, क्राइसिस के समय में वैज्ञानिक फिलॉसफी का भी सहारा लेते हैं ताकि वे पुरानी सोच के जाल से बाहर निकल सकें। आइंस्टीन और गैलीलियो के थॉट एक्सपेरिमेंट्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स हैं। इस पूरी क्राइसिस के बीच अक्सर कई नई खोजें भी हो जाती हैं। कभी कभी नया मॉडल धीरे धीरे समझ आता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह किसी वैज्ञानिक के दिमाग में अचानक से आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा करने वाले ज्यादातर वैज्ञानिक या तो उम्र में बहुत छोटे होते हैं या फिर उस फील्ड में एकदम नए होते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे पुराने नियमों और तरीकों में इतने जकड़े नहीं होते, इसलिए वे आसानी से देख पाते हैं कि पुराना खेल अब खत्म हो चुका है और उन्हें एक नया खेल शुरू करना होगा। इसी बदलाव को हम वैज्ञानिक क्रांति या साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। जब पुरानी थ्योरी काम करना बंद कर देती है, वैज्ञानिक अलग अलग तरीके आजमाते हैं। वे पुरानी बातों से परेशान होते हैं और फंडामेंटल बातों पर, बुनियादी बातों पर लंबी बहस करते हैं। ये सब सिम्टम्स बताते हैं कि अब नॉर्मल साइंस खत्म हो चुकी है और साइंस एक नए और अनोखे दौर में पहुंच गई है। आखिर साइंस में होने वाले बड़े बदलावों को क्रांति क्यों कहा जाता है? पॉलिटिक्स और विज्ञान दोनों में क्रांति की शुरुआत तब होती है जब लोगों को लगने लगता है कि पुराना सिस्टम या पैराडाइम या मॉडल अब काम नहीं कर रहा है। जब पॉलिटिक्स में कोई बड़ा संकट आता है तो समाज अलग अलग ग्रुप्स में बंट जाता है। एक ग्रुप पुराने सिस्टम को बचाना चाहता है और दूसरा उसे हटाकर नया लाना चाहता है। उस समय कोई भी पुराना नियम काम नहीं आता और बात मनवाने के लिए लोगों को बहस या ताकत का सहारा लेना पड़ता है। विज्ञान में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब दो पैराडाइम्स के बीच टक्कर होती है तो फैसला किसी पक्के नियम से नहीं बल्कि इस बात से होता है कि कौन सा ग्रुप दूसरे को अपने विचारों पर राजी कर पाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि साइंस धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसे एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखकर इमारत बनाई जाती है। हमें लगता है कि नई खोजें पुरानी जानकारी को गलत साबित नहीं करती बल्कि बस उसमें कुछ नया जोड़ देती है, लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसा लगभग कभी नहीं होता। जब भी कोई नई थियरी आती है तो वह पुरानी थियरी को पूरी तरह खत्म कर देती है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्या एक नई थियरी पुराने के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकती? असल में ऐसा होना नामुमकिन है। वैज्ञानिक अपना ज्यादातर समय नॉर्मल साइंस में बिताते हैं, जहां वे पुराने थियरी के जरिए पहेलियां सुलझाते हैं। अगर पुरानी थियरी सब कुछ सही सही बता रही है तो नई थियरी की कोई जरूरत ही नहीं है। नई थ्योरी की जरूरत तभी पड़ती है जब पुरानी थ्योरी किसी बड़ी गड़बड़, किसी बड़ी एनॉमली को सुलझाने में पूरी तरह फेल हो जाए। और अगर नई थियरी उस गड़बड़ को सुलझा लेती है तो जाहिर है कि वह पुरानी थियरी से कुछ अलग कह रही है। इसलिए नई थियरी को अपनाने के लिए पुरानी को छोड़ना ही पड़ता है। आजकल कुछ लोग मानते हैं कि आइंस्टीन के आने से न्यूटन की थ्योरी गलत साबित नहीं हुई, बल्कि वह सिर्फ एक छोटे दायरे में सिमट गई। उनका तर्क है कि अगर हम बहुत तेज गति, हाई वेलोसिटी की बात न करें तो आज भी न्यूटन के नियम एकदम सही काम करते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से पुरानी थ्योरीज को बचाने लगेंगे तो हम किसी भी पुरानी और गलत थ्योरी जैसे फ्लॉजिस्टॉन थ्योरी को सही साबित कर सकते हैं। अगर वैज्ञानिक यह मान लें कि उनकी थ्योरी सिर्फ वहीं तक सही है जहां तक आज के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो फिर कोई नई रिसर्च होगी ही नहीं। साइंस तभी आगे बढ़ती है जब वैज्ञानिक अपने मॉडल, अपने पैराडाइम पर पूरा भरोसा करके उसे नई और अनजान जगहों पर आजमाते हैं। अगर वो यह खतरा, यह रिस्क नहीं उठाएंगे तो उन्हें कोई भी गड़बड़, कोई भी एनॉमली या अजूबा नहीं मिलेगा और विज्ञान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए विज्ञान में आगे बढ़ने की कीमत यही है कि आपको गलत साबित होने का खतरा
उठाना ही पड़ता है। कुछ लोग मानते हैं कि पुरानी थियरी नए मॉडल का ही एक छोटा हिस्सा, एक स्पेशल केस होती है। जैसे न्यूटन के नियम आइंस्टीन के नियमों से निकाले जा सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। जब हम न्यूटन के नियमों को आइंस्टीन की थियरी से निकालते हैं तो हमें मास और स्पेस जैसी चीजों का मतलब पूरी तरह बदलना पड़ता है। न्यूटन के लिए मास कभी नहीं बदलता, लेकिन आइंस्टीन के लिए मास एनर्जी में बदल सकता है। इसलिए नए मॉडल में पुराने शब्दों का मतलब एकदम अलग हो जाता है। इसका मतलब है कि पुरानी और नई थ्योरी में कोई मेल नहीं है। नया मॉडल पुराने को पूरी तरह खत्म कर देता है। जब नया मॉडल आता है तो वह सिर्फ दुनिया के बारे में नए फैक्ट्स नहीं बताता, बल्कि वह यह भी बदल देता है कि विज्ञान कैसे काम करेगा। वह तय करता है कि अब कौन से सवाल वैज्ञानिक यानी अब कौन से प्रॉब्लम्स साइंटिफिक माने जाएंगे और कौन से नहीं। जैसे 17वीं सदी में वैज्ञानिकों ने यह मानना शुरू किया कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है और उनके टकराने से ही सब कुछ होता है। किसी छुपी हुई शक्ति की बात करना विज्ञान के खिलाफ माना जाने लगा। लेकिन जब न्यूटन ने ग्रेविटी की बात की तो शुरू में लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, क्योंकि यह भी एक ऐसी शक्ति थी जो दूर से काम कर रही थी। पर धीरे धीरे न्यूटन का मॉडल इतना फेमस हुआ कि वैज्ञानिकों ने फिर से दूर से काम करने वाली शक्तियों को, एक्शन एट अ डिस्टेंस को सही मानना शुरू कर दिया। इसी सोच के बाद में इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री में भी बड़ी खोजें हुई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेवोजियर की केमिकल रिवॉल्यूशन से पहले केमिस्ट्री का काम यह बताना था कि चीजें एसिड या मेटल क्यों होती हैं। लेकिन नए मॉडल के बाद इस सवाल को ही छोड़ दिया गया और 19वीं सदी में कोई भी केमिस्ट इसके बारे में बात नहीं करता था। ऐसा नहीं है कि साइंस हमेशा कम अच्छे तरीके से ज्यादा अच्छे तरीकों की तरफ बढ़ता है। न्यूटन ने जिसे छिपा हुआ मानकर छोड़ दिया था, आइंस्टीन ने उसे फिर से समझाया। इसी तरह क्वांटम थ्योरी के बाद केमिस्ट फिर से यह समझाने लगे कि चीजों का रंग और रूप कैसा होता है। तो कुल मिलाकर एक मॉडल, एक पैराडाइम वैज्ञानिकों को सिर्फ यह नहीं बताता कि दुनिया में क्या क्या है, बल्कि वह उन्हें यह भी सिखाता है कि उस दुनिया को समझना कैसे है। जब दो अलग अलग मॉडल्स को मानने वाले वैज्ञानिक आपस में बहस करते हैं तो वे कभी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के पास सही सवाल और सही जवाब नापने के अपने अपने अलग नियम होते हैं। यह तय करना कि कौन सा मॉडल सही है विज्ञान के डेली के नियमों यानी नॉर्मल साइंस से बाहर की बात है, और इसीलिए इन बदलावों को क्रांति या रिवॉल्यूशन कहा जाता है। जब विज्ञान में कोई बड़ा बदलाव या क्रांति होती है तो क्या दुनिया सच में बदल जाती है? इतिहास पढ़ने पर ऐसा ही लगता है। एक नए मॉडल, एक नए पैराडाइम के आने से वैज्ञानिक पुरानी चीजों को बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगते हैं। यह वैसा ही है जैसे वे अचानक किसी दूसरे प्लेनेट पर पहुंच गए हों, जहां सब कुछ अलग दिखता है। हालांकि दुनिया वहीं रहती है, लेकिन उनके काम करने और रिसर्च करने की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। यूरेनस ग्रह की खोज इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है। 1690 से 1781 के बीच कई महान एस्ट्रोनॉमर्स ने यूरेनस को देखा था, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक स्टार माना। फिर 1781 में विलियम हर्शेल ने एक बेहतर टेलीस्कोप से इसे देखा और इसकी चाल को नोटिस किया। पहले उन्हें लगा यह कॉमेट है, यह पुच्छल तारा है, लेकिन कुछ महीनों बाद यह साबित हो गया कि यह एक प्लेनेट है। अब सोचिए, जो चीज 100 सालों से लोगों के सामने थी वह अचानक एक प्लेनेट कैसे बन गई?
क्योंकि हर्शल के बाद वैज्ञानिकों का मॉडल पैराडाइम बदल गया। इसी बदलाव के कारण अगले 50 सालों में वैज्ञानिकों ने 20 और छोटे एस्ट्रॉयड्स खोज निकाले जो पहले उन्हें कभी नहीं दिखे थे। कोपरनिकस के मॉडल के आने के बाद भी ऐसा ही हुआ। सदियों से लोग मानते थे कि आसमान में कभी कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन कोपरनिकस के बाद वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमर्स को, पश्चिमी वैज्ञानिकों को अचानक आसमान में नए तारे और कॉमेट्स दिखने लगे, जबकि चीनी वैज्ञानिक, जिनकी थियरी में आसमान का बदलना मुमकिन था, वे सदियों पहले से ही सूरज के धब्बों यानी सन स्पॉट्स और नए तारों को रिकॉर्ड कर रहे थे। समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, गैलीलियो और पेंडुलम का। एरिस्टोटल यानी अरस्तु की सोच मानने वालों के लिए एक धागे से बंधा और झूलता हुआ पत्थर सिर्फ एक ऐसा पत्थर था जो बहुत मुश्किल से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा था। उन्हें इसमें कोई खास बात नहीं दिखी, लेकिन गैलीलियो ने जब उसी झूलते पत्थर को देखा तो उन्हें उसमें एक पेंडुलम दिखा, एक ऐसी चीज जो बार बार अपने उसी रास्ते को दोहराती है। इसी पेंडुलम को देखकर गैलीलियो ने मोशन के, गति के कई नए और जरूरी नियम बनाए। अब सवाल यह है कि दोनों ने एक ही चीज देखी, पर गैलीलियो को कुछ नया कैसे दिखा? गैलीलियो को कुछ नया इसलिए नहीं दिखा क्योंकि उनकी नजर तेज थी, बल्कि इसलिए दिखा क्योंकि उनके दिमाग में एक अलग ट्रेनिंग या मॉडल या पैराडाइम था। अरस्तु के बाद के समय में एक इम्पेटस थियरी आई थी जो मानती थी कि किसी चीज के अंदर एक अंदरूनी ताकत होती है जिससे वह चलती है। इसी थियरी की मदद से गैलीलियो उस झूलते पत्थर को एक पेंडुलम की तरह देख पाए। अगर यह नई थियरी या नई पैराडाइम न होती तो गैलीलियो को भी वह सिर्फ एक गिरता हुआ पत्थर ही लगता। कुछ लोग कह सकते हैं कि अरस्तु और गैलीलियो ने देखा तो एक ही चीज को था, बस दोनों ने उसका मतलब अलग अलग निकाला। यह बात सुनने में सही लगती है क्योंकि सदियों से हम यही मानते आए हैं कि दुनिया हमेशा एक जैसी रहती है, बस हमारे सोचने का तरीका बदलता है। लेकिन साइंस के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइंस को गहराई से देखने पर पता चलता है कि ऐसा नहीं है। जब कोई वैज्ञानिक पुराना मॉडल छोड़कर नया अपनाता है तो वह पुराने डेटा का नया मतलब नहीं निकालता, बल्कि उसके लिए डेटा ही बदल जाता है। एक गिरता हुआ पत्थर और एक पेंडुलम दो अलग अलग चीजें हैं। उनके नापने और समझने के तरीके भी बिल्कुल अलग हैं। नॉर्मल साइंस में वैज्ञानिक डेटा का मतलब यानी इंटरप्रिटेशन जरूर निकालते हैं, लेकिन वह यह काम पहले से तय एक पक्के मॉडल, एक पैराडाइम के अंदर रहकर करते हैं। जब वह पुराना मॉडल फेल हो जाता है और अचानक एक नया मॉडल दिमाग में आता है, जैसे बिजली चमकना या फ्लैश ऑफ इंट्यूशन, तो यह कोई सोच समझकर निकाला गया मतलब नहीं होता। यह दुनिया को देखने का एक एकदम नया तरीका होता है। जैसे जब अरस्तु किसी गिरते पत्थर को देखते थे तो वे नापते थे कि पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितनी दूरी बाकी है, लेकिन जब बाद के वैज्ञानिकों ने उसी पत्थर को देखा तो उन्होंने यह नापा कि पत्थर अपने शुरुआत की जगह से कितना दूर आ गया है। दोनों के नापने का तरीका और डेटा बिल्कुल अलग था। वैज्ञानिक लेबोरेटरी में सिर्फ उन्हीं चीजों को नापते या टेस्ट करते हैं जो उनका मॉडल, उनका पैराडाइम उन्हें देखने के लिए कहता है। इसलिए जब मॉडल बदलता है तो वैज्ञानिकों के प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट्स, डेटा और दुनिया को देखने का नजरिया भी पूरी तरह बदल जाता है। कुछ फिलोसोफर्स मानते हैं कि हम एक थ्योरी को सारे फैक्ट्स के साथ मिलाकर देखते हैं और फिर तय करते हैं कि वह कितनी सही है, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर थ्योरी का अपना एक अलग नजरिया होता है। कोई भी न्यूट्रल या सबके लिए एक जैसी भाषा नहीं होती।
वहीं कार्ल पॉपर कहते हैं कि जब कोई थियरी एक भी टेस्ट में फेल हो जाए तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए, यानी फॉल्सिफिकेशन। लेकिन यह भी सच नहीं है। साइंस में कोई भी थियरी 100% सटीक नहीं होती। उसमें हमेशा कुछ न कुछ कमियां होती हैं। अगर हर कमी पर थियरी रिजेक्ट होने लगे तो साइंस में कोई थियरी बचेगी ही नहीं। असल में पुराने थ्योरी को तब तक रिजेक्ट, तब तक फॉल्सिफाई नहीं किया जाता जब तक कि एक नई और बेहतर थियरी, एक नया पैराडाइम उसे हरा न दे। अगर दोनों पैराडाइम्स, अगर दोनों मॉडल्स को परखने के नियम एक ही होते तो वैज्ञानिक आसानी से यह गिन लेते कि कौन सी थियरी ज्यादा सवाल सुलझा रही है और फैसला हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों गुट आपस में सही से बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों के लिए सही और गलत के पैमाने, सही और गलत के स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। इसके 3 मेन कारण हैं। पहला, दोनों गुटों में इस बात पर बहस होती है कि विज्ञान को कौन से सवाल, यानी कौन से प्रॉब्लम्स सुलझाने चाहिए। जैसे न्यूटन की थियरी ने यह बताना छोड़ दिया कि ग्रेविटी क्यों होती है, जबकि पहले के वैज्ञानिक इसका कारण ढूंढते थे। दूसरा, नए मॉडल में पुराने शब्दों का मतलब भी बदल जाता है। जब कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी चलती है तो पुराने लोगों ने उन्हें पागल कहा। उनके लिए पृथ्वी यानी अर्थ का मतलब ही वह चीज था जो कभी हिल नहीं सकती। तीसरा और सबसे बड़ा कारण यह है कि दोनों गुट सच में अलग अलग दुनिया में काम कर रहे होते हैं। एक को गिरता हुआ पत्थर दिखता है तो दूसरे को पेंडुलम। इसलिए एक मॉडल से दूसरे मॉडल पर जाना कोई ऐसा काम नहीं है जो लॉजिक या टुकड़ों में किया जा सके। यह आंखों पर से अचानक पट्टी हटने जैसा होता है। तो फिर वैज्ञानिक अपना मन कैसे बदलते हैं? सच तो यह है कि बहुत से पुराने वैज्ञानिक अपना मन कभी नहीं बदलते। डार्विन ने खुद कहा था कि उन्हें पुराने वैज्ञानिकों को राजी करने की कोई उम्मीद नहीं है। वे सिर्फ नई पीढ़ी, नई जनरेशन से उम्मीद रखते हैं। मैक्स प्लैंक ने भी बड़े दुख के साथ कहा था कि कोई नई वैज्ञानिक सच्चाई अपने विरोधियों को समझा कर नहीं जीतती। वह इसलिए जीतती है क्योंकि पुराने विरोधी आखिरकार मर जाते हैं और एक नई पीढ़ी उस नई सच्चाई के साथ ही बड़ी होती है। पुराने वैज्ञानिक अक्सर नए बदलावों का कड़ा विरोध करते हैं। यह कोई गलत बात नहीं है, बल्कि इसी पक्के भरोसे के कारण नॉर्मल साइंस अपना काम ठीक से कर पाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वैज्ञानिक कभी अपना मन नहीं बदलते। जब पुराना मॉडल फेल होता है तो नए मॉडल को अपनाना कोई जबरदस्ती का सबूत मानकर नहीं होता। यह एक तरह से अपनी पुरानी सोच को पूरी तरह बदल लेना है। इसमें समय लगता है। कुछ पुराने लोग कभी नहीं मानते, लेकिन धीरे धीरे ज्यादातर लोग नई बात मान लेते हैं। नए मॉडल को मनवाने का सबसे असरदार तरीका यह है कि वह उस पुरानी बड़ी उलझन को सुलझा दे। अगर नई थ्योरी ज्यादा सटीक है, प्रिसाइज है और मैथ के हिसाब से भी सही बैठती है तो लोग इसे जल्दी अपना लेते हैं। कभी कभी नया मॉडल कुछ ऐसी नई चीजों की प्रेडिक्शन कर देता है जिनके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे कोपरनिकस की थ्योरी के बाद दूरबीन से चांद के पहाड़ और वीनस के अलग अलग रूप दिखे। ऐसी अनोखी खोजें वैज्ञानिकों को बहुत जल्दी अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन शुरुआत में कोई भी नई थियरी एकदम सही नहीं होती। वह पुराने सारे सवालों, पुराने सारे प्रॉब्लम्स के जवाब नहीं दे पाती। वहीं दूसरी तरफ पुराने थ्योरी वाले भी अपनी बात साबित करने के लिए नए नए तर्क, नए नए आर्गुमेंट्स देते रहते हैं। ऐसे में किसी नई थ्योरी को सिर्फ पुराने सबूतों के आधार पर नहीं चुना जा सकता। कई बार वैज्ञानिक किसी नए मॉडल को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वह उन्हें
ज्यादा आसान और सुंदर लगता है। यह फैसला भविष्य की उम्मीद यानी फ्यूचर प्रॉमिस पर टिका होता है। यह एक तरह का पक्का विश्वास होता है, एक तरह का पक्की फेथ होती है कि यह नया रास्ता आगे चलकर सारे सवालों को सुलझा देगा। शुरू में इस नए मॉडल पर भरोसा करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन ये गिने चुने लोग ही इस पर काम करते हैं और इसे बेहतर बनाते हैं। धीरे धीरे नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नई किताबें लिखी जाती हैं और इसके पक्ष में मजबूत सबूत आने लगते हैं। इसके बाद और भी वैज्ञानिक इस नए रास्ते पर चलने लगते हैं। यह सब एक झटके में नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे लोगों का झुकाव बदलता है। अंत में सिर्फ कुछ बुजुर्ग वैज्ञानिक बचते हैं जो अपनी पुरानी बात पर अड़े रहते हैं। हम उन्हें गलत या बिना तर्क का नहीं कह सकते, बस विज्ञान उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि विज्ञान हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है, जबकि आर्ट, राजनीति या फिलॉसफी में ऐसा सीधा विकास नहीं दिखता, ऐसा सीधा प्रोग्रेस नहीं दिखता? कई बार तो हम किसी सब्जेक्ट को विज्ञान मानते ही तब हैं जब वह हमें लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी के लोग अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि उनका सब्जेक्ट साइंस है, विज्ञान है या नहीं। असल में वे यह पूछ रहे होते हैं कि उनका सब्जेक्ट फिजिक्स की तरह तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। लेकिन यह सिर्फ नाम का खेल नहीं है। पुराने समय में पेंटिंग को भी एक साइंस माना जाता था, क्योंकि तब कलाकारों का मकसद दुनिया को हूबहू कागज पर उतारना था और हर नई तकनीक के साथ वे इसमें आगे बढ़ रहे थे। फिर साइंस में ऐसा क्या खास है कि वह हमेशा आगे बढ़ता हुआ दिखता है? इसका पहला कारण बहुत ही सीधा है। जब तक साइंस में नॉर्मल साइंस चलता है, सारे साइंटिस्ट एक ही मॉडल, एक ही पैराडाइम को मानते हैं। वे आपस में बुनियादी बातों पर नहीं लड़ते। जब पूरी टीम एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, एक ही नियम से पहेलियां सुलझाएगी, तो जो भी नया काम होगा वह हमेशा आगे बढ़ने वाला ही लगेगा। इसके उलट फिलॉसफी में हमेशा अलग अलग गुट, अलग अलग स्कूल्स होते हैं जो एक दूसरे की बुनियादी बातों को ही गलत ठहराते हैं। इसलिए वहां कोई एक पक्का प्रोग्रेस, एक पक्का विकास नहीं दिखता। विज्ञान में जब क्रांति, जब रिवॉल्यूशन का समय आता है और दो गुट बन जाते हैं, तो लोगों को लगने लगता है कि अब विज्ञान आगे नहीं बढ़ पाएगा। विज्ञान के तेजी से आगे बढ़ने का दूसरा बड़ा कारण है वैज्ञानिकों का आम दुनिया से कटा होना। कोई भी कवि या फिलोसोफर यह सोचता है कि आम जनता उसके बारे में क्या कहेगी, लेकिन एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक अपना काम सिर्फ अपने जैसे दूसरे वैज्ञानिकों के लिए करता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि आम आदमी क्या सोचेगा। इससे वह बिना भटके तेजी से एक पहेली के बाद दूसरी पहेली सुलझाता चला जाता है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक, खासकर नेचुरल साइंस में, सिर्फ उन्हीं सवालों को चुनता है जिन्हें सुलझाने का तरीका उसके पास होता है। वह इंजीनियर या डॉक्टर की तरह मजबूर नहीं है कि उसे हर उस सवाल का जवाब खोजना ही पड़े जो समाज के लिए जरूरी है, भले ही उसका जवाब खोजना नामुमकिन हो। तीसरा और सबसे अनोखा कारण है साइंस की पढ़ाई, विज्ञान की पढ़ाई का तरीका। अगर आप आर्ट, इतिहास या फिलॉसफी पढ़ते हैं तो आपको पुराने महान लोगों की ओरिजिनल क्लासिक्स पढ़नी पड़ती हैं। आपको एक ही सवाल के कई अलग अलग जवाब मिलते हैं और आपको खुद तय करना होता है कि कौन सा सही है। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता। एक साइंस का स्टूडेंट सालों तक सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पढ़ता है। उसे न्यूटन या आइंस्टीन की असली किताबें नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि उनका निचोड़ एक साफ और आसान तरीके से रटाया जाता है।
विज्ञान की यह पढ़ाई बहुत ही सख्त और नैरो होती है, रिजिड और नैरो। लेकिन रोज के विज्ञान यानी नॉर्मल साइंस के लिए यह एकदम सही है। इससे वैज्ञानिक बहुत तेजी से अपना काम करते हैं। हाँ, जब कोई बड़ा संकट आता है, कोई बड़ी क्राइसिस आती है, तो इस रटी रटाई पढ़ाई के कारण उन्हें नया रास्ता खोजने में मुश्किल होती है। लेकिन पूरी कम्युनिटी के लिए यह अच्छा है, क्योंकि जब वे बहुत ही बारीकी से एक ही रास्ते पर काम करते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि थ्योरी में कहाँ गड़बड़ है, और तभी कोई नया इंसान आकर नई क्रांति या नया रिवॉल्यूशन ला पाता है। साइंस हमेशा आगे क्यों बढ़ता है? जब भी कोई वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन खत्म होती है, तो जीतने वाला ग्रुप कभी नहीं कहेगा कि वे हार गए। वे हमेशा कहेंगे कि साइंस ने प्रोग्रेस की है। वे पुरानी बातों को हटाकर नई किताबें लिखते हैं। इनमें इतिहास को ऐसे लिखा जाता है जिससे लगे कि साइंस हमेशा एक सीधी लाइन में आगे बढ़ा है। साइंटिफिक कम्युनिटी या वैज्ञानिकों का समाज दुनिया के बाकी पेशों से बहुत अलग होता है। वे अपने काम के फैसले पब्लिक या नेताओं से नहीं करवाते। वे सिर्फ अपने साथियों की बात मानते हैं। दुनिया से इस तरह अलग रहने के कारण वैज्ञानिक सिर्फ उन्हीं पहेलियों पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं जिन्हें वे सुलझा सकते हैं। जब कोई नया मॉडल, नया पैराडाइम आता है, तो वे उसे तभी अपनाते हैं जब वह पुरानी उलझनों को सुलझा लें और पुरानी सफलताओं को भी बचाए रखें। एक आर्ट के स्टूडेंट को पुरानी किताबें पढ़नी पड़ती हैं और खुद तय करना पड़ता है कि क्या सही है। लेकिन साइंस का स्टूडेंट सिर्फ आज की नई किताबें पढ़ता है, जिससे वह तेजी से काम करना सीखता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या साइंस हर नए कदम के साथ किसी अल्टीमेट ट्रुथ के करीब पहुंच रही है, किसी परम सत्य के करीब? हमें लगता है कि साइंस का कोई पहले से तय गोल है जिसे पाना ही असली काम है। लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी होगी। इसे चार्ल्स डार्विन के थियरी ऑफ इवोल्यूशन से समझिए। जब 1859 में डार्विन ने अपनी थियरी दी, तो सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं थी कि इंसान बंदरों से आए हैं। असली परेशानी यह थी कि डार्विन ने कहा था कि इवोल्यूशन का कोई फाइनल गोल नहीं होता। नेचर में जो जीव सबसे बेहतर ढल जाता है वही जिंदा रहता है। विज्ञान में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के दौरान अलग अलग विचारों में टक्कर होती है। वैज्ञानिकों की कम्युनिटी उस मॉडल, उस पैराडाइम को चुनती है जो फ्यूचर साइंस के लिए सबसे फिट होता है। विज्ञान किसी एक पक्के सच या किसी एक फिक्स्ड ट्रुथ की तरफ नहीं भाग रहा है, बल्कि यह अपने पुराने और कच्चे रूप से लगातार बेहतर और ज्यादा सटीक, ज्यादा प्रिसाइज होता जा रहा है। बिना किसी आखिरी मंजिल के लगातार बेहतर होते जाना ही साइंस की असली प्रोग्रेस है। इस किताब में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में, एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।